आज के टाइम में क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतना एक्सपोजर बढ़ गया है, बहुत कम उम्र में बच्चे उस तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं, सामना करते हैं जो जिसके लिए वो रेडी नहीं है, जो उनकी उम्र के लिए सही एक्सपोजर नहीं है। और इसलिए हम मानेंगे कि उनके क्वेश्चंस भी उम्र से पहले आ जाते हैं, वो उम्र से पहले घबरा भी जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, हम कैसे कोप करेंगे इस ज़िंदगी से। सो इसमें हमें ये समझना है कि जितने भी हम बड़े हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, अडल्ट फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, समाज पूरा, हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उस नज़र से देखें कि इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। ये बात हमारी साइंस ने इस्टेब्लिश की है बहुत सालों से कि जब भी 3-4 जनरेशन्स साथ में रहती हैं और हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को देखती है बाकी लोगों से बात करते हुए, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और उसके लिए स्पेशल बैठा के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर को जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं और स्कूल और घर को मिल के इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बारी हम पहले कहते थे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने आप सीखते होंगे, अपने आप सीखेंगे, पर क्योंकि अब वो घर से जैसे स्कूल जा रहे हैं, उस मेंटल ट्रेनिंग को, उस अराउजल को, उस अलर्टनेस को घर सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें घर पे स्क्रीन टाइम्स रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीतिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कशन के लिए मैम हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ एडोलसेंस के बाद एक किशोरों की पालन पोषण को लेकर, उनके बीच की समस्याओं को लेकर तमाम चिंताएं हमारे बीच में गहरा गई हैं और पेरेंट्स इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं। तो हम इस बारे में बात करने के लिए आज मैम के साथ मौजूद हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब ये चीज़ें तो ऐसे मतलब चर्चा में आ गया क्योंकि एक वेब सीरीज ऐसे रिलीज़ हुई, समय समय पे ऐसी चिंताएं जताई जाती रहती हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप तो लगातार इस तरह की चीज़ों को फेस करते रहते हैं। तो आप अपना टेक बताएं। मेरे हिसाब से बढ़ती उम्र में बच्चों के सामने बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं जो उन्हें कंफ्यूज करते हैं, जो उन्हें डराते हैं, जिनको लेकर वो अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी घबरा जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें हमेशा कोई मेंटर, गाइड, कोई ऐसा सलाहकार चाहिए होता है जिस पे वो भरोसा करते हैं, जिस पे उनको कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो बात कहेंगे उसमें मुझे गौर करने की ज़रूरत है, इनकी बात पते की होगी, मुझे काम आएगी, मुझे सही रास्ता दिखेगा। अब हमें ये समझना है कि क्योंकि इस तरह की कन्फ्यूजन्स लाजमी हैं, आती ही रहती हैं, हर दौर में बच्चों के सामने बढ़ती उम्र में ये प्रॉब्लम्स रही हैं। आज के टाइम में क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इतना एक्सपोजर बढ़ गया है, बहुत कम उम्र में बच्चे उस तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनते हैं, सामना करते हैं जिसके लिए वो रेडी नहीं है, जो उनकी उम्र के लिए सही एक्सपोजर नहीं है। और इसलिए हम मानेंगे कि उनके क्वेश्चंस भी उम्र से पहले आ जाते हैं, वो उम्र से पहले घबरा भी जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, हम कैसे कोप करेंगे इस ज़िंदगी से। इसमें हमें ये समझना है कि जितने भी हम बड़े हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, अडल्ट फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, समाज पूरा, हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उस नज़र से देखें कि इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उनसे चूक हो रही है तो हम रिएक्ट ना करें, हम उन्हें डांटे डपटे नहीं, बल्कि उनको समझने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या डर है उनके अंदर, और उनसे इस तरह से बात करें कि वो हमसे बात करने में खुले, वो हमारी तरफ आने के लिए हिचकिचाएं नहीं, उन्हें लगे कि नहीं, अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मुझे इनसे बात कर ही लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सब बड़ों पे वो जिम्मेदारी आ जाती है कि हम खुद को उस पोजीशन पे लाएं
कि बच्चे हमारी तरफ आने में संकोच नहीं करें। मैम जैसे आपने बताया कि बच्चों के साथ आपको मतलब इसका लबो-लुआब भी है कि फ्रेंडली होना चाहिए आपको थोड़ा। तो मैम होता क्या है कि मतलब तरह-तरह की थ्योरी, जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो बच्चों के लिए है तो बड़ों के लिए भी है। आजकल बड़ों का भी मोबाइल इंटेक बढ़ गया है। तो वो भी वहाँ पे देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तरह-तरह की थ्योरियाँ चलती रहती हैं। कभी होता है बच्चों के फ्रेंड बने, तो कुछ लोग बच्चों के फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं। कभी कहा जाता है कि बच्चों के फ्रेंड तो वो लोग बन जाएंगे, पेरेंट्स तो आप एक ही हो, तो आपको पेरेंट्स बनना चाहिए। तो मैम थोड़ा इस बारे में बताएं। तो आई थिंक फ्रेंडली होना को हम अगर सीमा में रखें, हमें ये समझना है कि पेरेंट्स की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को तैयार करना फ्यूचर के लिए और उनको सेफ रखना। पेरेंट्स से ज़्यादा और कोई भी बच्चे की सेफ्टी में इतना इन्वेस्टेड नहीं है जितना पेरेंट्स है। तो बच्चों की लाइफ में वो दायरे बनाना, क्या सही है क्या सही नहीं है, उनको सही हैबिट्स सिखाना, वो सब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमको फ्रेंडली होने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें रिश्ते में थोड़ी मर्यादा रखने की ज़रूरत है कि जब हम बच्चों से बात करें तो हम उन पे इस तरह से इंसल्टिंग बिहेवियर ना करें कि या तो वो संकोच करें या दब जाएं या डर जाएं या वो हमें अवॉइड ही करने लग जाए। सो फ्रेंडलीनेस में सिर्फ आई थिंक रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शन, बड़ों को मतलब हम ऐसे मानते हैं कि अगर हम बड़े हैं तो बस अब हम बड़े हैं, हमारी बात माननी चाहिए, वो वाला एक थॉट प्रोसेस छोड़ के अपने आप में बड़प्पन वाली क्वालिटीज़ लाना, उस पे मेहनत करना कि अगर कोई मुझसे मिले तो उन्हें खुद ब खुद रिस्पेक्ट आ ही जाए जी। तो उस वाले माहौल में हमें लगता है कि फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है बच्चों से रिस्पेक्ट लेने के लिए, क्योंकि हम रोज़ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं दैट हम बड़प्पन के साथ बच्चों के सामने आते हैं। और उसमें आई थिंक फ्रेंडलीनेस अपने आप आ जाती है, हमें उसमें नाटक नहीं करना पड़ता टू बी फ्रेंड्स विद चिल्ड्रन। तो हमें उस तरह से फ्रेंड्स होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें बड़ा विद रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अपने अंदर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मैम एक और चैलेंज आता है पेरेंट्स के सामने कि वो फ्रेंडली होने की कोशिश मतलब प्रयास करते हैं, फ्रेंडली हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि वो फ्रेंड नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चा उन्हें बहुत कम मतलब बेसिकली उनका पर्पस होता है कि बच्चा अपनी बातें हमसे शेयर करे, कहीं वो किसी दिक्कत में है, परेशानी में है या कोई चीज़ है, लेकिन होगा क्या कि वो फिर भी किसी और के साथ ही शेयर करेगा। तो उसको कैसे डील किया जाए? सो देखिए, शेयरिंग वाला जो एक एक्सपेक्टेशन है उसको समझना ज़रूरी है कि हम शेयर तब करते हैं जब बातें खुद ब खुद हो जाती हैं, जब बातें करने की आदत परिवार में होती है और बातें करने के लिए वक्त चाहिए होता है, जिसमें थोड़ी शांति होती है, सुकून होता है जब हम बैठते हैं, या जब हम कुछ कर भी रहे हैं तो हमारा अटेंशन दूसरे की प्रेजेंस को झेलता है, हम दूसरे की प्रेजेंस से चिढ़ते नहीं हैं। सो वो जो माहौल हमें बनाना है पेरेंट्स को पहले, फिर बच्चों में वो आदत अपने आप आ जाती है कि जब हम कुछ कर रहे हैं और सामने वाला कुछ अटपटा बिहेवियर करता है, कुछ गलत करते हैं जिससे कुछ टूट जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं जिसमें एक ठहराव है, जिसमें शांति है, जिसमें एक्सेप्टेंस भी है कि हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। सो जब हम इस माहौल में होते हैं तो शेयरिंग फिर एक स्पेशल ओकेजन नहीं होता, शेयरिंग बस होती रहती है कि आज ये हुआ और अच्छा अब ये हो गया और फिर तुम्हें क्या लगता है। सो ये जो बात करने का एक तरीका है वो हमें पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा। बच्चा हमसे शेयर करेगा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ट्रेनिंग कि मम्मा से कर सकते हैं बात, मम्मा एकदम से नहीं घबरा जाती है या पापा एकदम से नहीं जोर जोर की चिल्लाने लगते हैं, हम इनसे कुछ भी करें ये संभाल लेंगे, ये झेल लेंगे।
और जब वो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि ये झेल भी लेते हैं, ये संभाल भी लेते हैं, ये फिर सोच के मुझे गाइड भी कर देते हैं। हर बात का आंसर उनके पास नहीं है, ये तो बच्चे को पता है। ये माता पिता को पता होना बहुत ज़रूरी है कि हर बात का आंसर हमारे पास नहीं है, हमें मिल के इसको सॉल्व करना है। सो वो जो आई थिंक ठहराव और संयम है, धीरे धीरे प्रॉब्लम पे लगे रहना और कमिटमेंट है कि हमको ये मिलके करना है, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बता के कन्विंस नहीं कर सकते, जो ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। ये हमारी लाइफस्टाइल में अगर है तो बच्चों तक ये फीलिंग पहुंच जाती है और फिर शेयरिंग होती रहती है और आई थिंक पॉसिबल है ये कर पाना। तो मैम जैसे अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं आज के समय में बैठ के बच्चों के लालन पालन को लेके, लेकिन बात करें अब से एक पीढ़ी पहले की, करीब मतलब 15-20 साल पहले की बात, तो उस समय कोई ऐसी बातें नहीं करता था, ना करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मतलब कहा जाता है कि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ के चलते चुनौतियाँ बढ़ी हैं। तो आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, और जो लोग अभी भी जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं उनके बच्चों में और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के बच्चों में आप किस तरह का फ़र्क देखती हैं और इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं? ओके, सो ये बात हमारी साइंस ने इस्टेब्लिश की है बहुत सालों से कि जब भी 3-4 जनरेशन्स साथ में रहती हैं और हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को देखती है बाकी लोगों से बात करते हुए, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और उसके लिए स्पेशल बैठा के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने एक्सपीरियंसेस वाइड होंगे उतना हमें सीखने का मौका ज़्यादा मिलेगा। जितनी नैरो ज़िंदगी होती जाएगी उतने कम एक्सपोजर के कारण सीख कम होती जाएगी। सो डेफिनेटली जनरेशन साथ में रहते हैं वो हर एक के लिए, पूरे समाज के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब हमें ये समझना है कि जब हम डिफरेंट जनरेशन साथ में रखते हैं तो हर जनरेशन की ज़रूरत अलग है, नज़रिया अलग है, पड़ाव अलग है, रिएक्ट करने के मुद्दे अलग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता रहता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए कैसे चलना है, कैसे रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देनी है। कॉन्फ्लिक्ट विल पास, कॉन्फ्लिक्ट निकल जाएगा, बट रिश्ता संभाल के रखना है। सो ये जो समझ है वो हमें जनरेशन टू जनरेशन एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस करते रहने से ही होती है। अदरवाइज डेफिनेटली हम सब में अभी टॉलरेंस कम हो गई है मन मुटाव के साथ रहने की। हम चाहते हैं कि बस सब एक जैसा काम करें, एक जैसी सोच हो, जो भी मुझसे अलग सोचते हैं उनको रूम से बाहर निकालो, उनके साथ मुझे नहीं बैठना। वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में पॉसिबल ही नहीं है। आजकल हम ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, राइट? सो वो स्किल कहाँ से आएगी? वो घर से कहीं ना कहीं शुरू होती है। और अगर हमारे पास वो जेनरेशनल इंटरैक्शन नहीं है सो वो स्किल नहीं है, सो नुकसान तो डेफिनेटली होता है, बिल्कुल, राइट? बट हमें ये समझना है कि इसको मुसीबत लेके नहीं चलना है। इसके अंदर पहले एक जिम्मेदारी और एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि ये करना है कमिटमेंट के साथ, और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के करना है। अगर कोई चूकते हैं तो हमें उनके साथ सहारा बन के करना है कि चलिए हम हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे हम एक इक्वल इंटरैक्शन पे आ जाते हैं ना, कि कोई ज़्यादा गुण वाला नहीं है, कोई कम गुण वाला नहीं है, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, तो हमें एक दूसरे को सिखाना है। वो माहौल अगर बच्चों को दिखता है, बच्चे उससे खुद ब खुद सीखते जाते हैं और उन्हें ये पता होता है हमेशा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास ये सारा हमारा परिवार है या ये हमारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं। तो उस बच्चे का सेंस ऑफ सेफ्टी हमेशा ज़्यादा होगा। और जहाँ पे उन्हें लगता है कि मम्मी पापा भी प्रॉब्लम्स में हैं, उनको भी कोई हेल्प नहीं करने आता, मुझे भी कोई हेल्प करने नहीं आता, सो वो सेंस ऑफ लोनलीनेस, आइसोलेशन बढ़ जाती है, राइट? सो डेफिनेटली। और आजकल हमें उस चीज़ का से ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। जो कुछ जनरेशन, जो आपने कहा हमसे एक पीढ़ी पहले चले जाए, तो उस जनरेशन के पास वो चीज़ें कम होती थी। और आई थिंक दूसरा पहलू अभी ये है कि इस वक्त
सोशल मीडिया और सोशल अवेयरनेस के कारण हमारे पास जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई है और उस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। वो इंफॉर्मेशन बोझ बन जाती है, वो इंफॉर्मेशन डर पैदा करती है और इसलिए भी हम किसी भी जनरेशन की बात करें, चाहे बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की, एक डर का माहौल है। इसलिए हमें साथ एक दूसरे का आज ज़्यादा चाहिए। जो कुछ सालों पहले हमारा काम चल रहा था, हमें उतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उतना डर नहीं लगता था ज़िंदगी में। आज घबराहट ज़्यादा होती है, आज डर ज़्यादा लगता है और डर किस चीज़ का है वो हमें पता नहीं है, राइट, बट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है और इसलिए हमें बात करने की अहमियत आज बढ़ गई है, वो मुद्दा बन गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बोझ बन जाती है, जिस वजह से एक वो है। तो मैम हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि टीचर्स जो हैं स्कूल्स के वो भी काफ़ी परेशान हैं, मतलब नई जनरेशन को जब वो फेस कर रहे हैं। तो उसमें आप किस तरीके की चैलेंजेस देखती हैं, किस तरह की शिकायतें आपके पास सुनने में आती हैं? थोड़ा उस बारे में बताएं, क्योंकि आप वैसे भी स्कूल्स पे आपका फोकस है। जब हम टीचर्स के नज़रिए से देखते हैं बच्चों को, टीचर्स उन्हें नई नई चीज़ें सिखाती हैं, नया नया इन्फॉर्मेशन उनके सामने लाते हैं, नए टास्क लाते हैं। तो एक चीज़ जो हर टीचर को चाहिए वो है क्यूरियोसिटी। कुछ क्यूरियोसिटी टीचर्स बनाते हैं क्लास में, ऐसा माहौल कि बच्चा क्यूरियस हो, बच्चा फ्रीली बात करें, बच्चे क्वेश्चंस पूछें, जो भी एक्सपेरिमेंट्स टीचर लगा रही हैं क्लास में वो उनसे आके इंटरैक्ट करें। पर आजकल जो एक बैरियर हमारे सामने आता है कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बहुत बारी वो इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत से बच्चे क्योंकि घरों में फोन्स, स्क्रीन्स के साथ इतना ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं कि उन्हें बहुत हाई लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन की आदत पड़ी हुई है। एनिमेटेड साउंड्स, वॉइस, हाई स्पीड, तुरंत एक सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, और टीचर्स और क्लासरूम का माहौल बहुत वीक लगता है, बहुत बोरिंग लगता है। बहुत बारी होता है कि बच्चे चिड़चिड़े या अपने साथी के साथ इंटरैक्ट करना नहीं चाह रहे हैं, टीचर से इंटरैक्ट करना नहीं जा रहे हैं। तो टीचर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए, सिर्फ बच्चे को एंगेज करने के लिए, एक अराउजल लाने के लिए कि हमें कुछ करना है। और इसलिए हमें घर के माहौल में बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर को जब हम कंट्रोल करने की बात करते हैं और स्कूल और घर को मिल के इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बारी हम पहले कहते थे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने आप सीखते होंगे, अपने आप सीखेंगे, पर क्योंकि अब वो घर से जैसे स्कूल जा रहे हैं उस मेंटल ट्रेनिंग को, उस अराउजल को, उस अलर्टनेस को घर सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें घर पे स्क्रीन टाइम्स रेगुलेट करने की बहुत ज़रूरत है। हम एडिक्शन की बात करते हैं, कैसे बच्चे ज़्यादा ज़्यादा स्क्रीन चाहते हैं, लड़ते हैं, उसके लिए ज़िद करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। तो हमें वो रेगुलेशन पे सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, जिसका असर स्कूलों में हमको देखने को मिलता है। जी मैम, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे आपने बात की कि ऑडियो विजुअल से बच्चे देखते हैं घर पे, क्लास में तो टीचर बोल के पढ़ाती हैं इस तरीके से। तो जैसे हम बात करें कि जो हमारे एग्जामिनेशन का मॉडल है अभी वर्ल्ड वाइड, वो राइटिंग बेस्ड है कि आपको लिख के अपने क्वेश्चन पेपर का जवाब देना होगा, फिर आपका एवेल्यूशन होगा। लेकिन आजकल बच्चों का जो पढ़ने का तरीका हो गया है, वो ज़्यादातर बच्चे वीडियो मीडियम से पढ़ने लगे हैं। वो मोबाइल में हर चीज़ मौजूद है, सभी क्लास का चैप्टर और वो सब चीज़। तो फिर उसका असर वो उनकी उस पर पड़ता है जब वो एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि उनको लिखने की भी आदत नहीं है, उनको ये भी नहीं पता मुझे खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, और क्या आने वाले समय में ऐसा भी दिन आएगा कि जब मीडियम ये चेंज होगा? ओके, सो यस, मशीन बेस्ड interaction with machines and machines interacting with us
हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। जी। कम्युनिकेशन स्किल्स, जहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपना हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, ये इंसानों के लिए ज़रूरी है इंटरैक्शन के लिए। मशीन्स के साथ उतनी ज़रूरत नहीं है। मशीन हमें जज भी नहीं करती और मशीन चिढ़ती भी नहीं है अगर हम अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो। सो यस, हम मशीन्स के साथ इंटरैक्शन फ्यूचर है। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। बच्चे जितना ज़्यादा मशीन्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स खो रही हैं, कम हो रही हैं। सो ट्रेडिशनली जो राइटिंग का प्रैक्टिस था, वो अपने सोच को नैरो डाउन करके शार्प करने का एक ज़रिया था। अगर हम पेन पेपर बेस्ड राइटिंग से टाइप राइटिंग पर भी जाते हैं, स्टिल अगर बच्चा ट्रेन हो रहा है अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, किस तरह से प्रेजेंट करने में, अपनी लैंग्वेज को मॉनिटर करने में, वो सीधा सीधा ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, राइट। सो जो स्कूल्स का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, जहाँ अभी भी राइटिंग पे जोर दिया जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर बच्चे वो स्किल नहीं सीखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपना ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और एजुकेशन सिस्टम अभी भी उस जिम्मेदारी को संभाले हुए है कि हमें वो नहीं खोने देना है, हमें बच्चों को वो सिखाना है। और यस, हमें बच्चों को आजकल बहुत ट्रेन करना पड़ता है। कोविड का समय सबसे बड़ा गैप का समय आया था, जब अचानक से राइटिंग हैबिट रुक गई थी। इट वाज ओनली स्पीच टू टेक्स्ट या टाइप राइटिंग जो बच्चे कर रहे थे। बच्चे बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्टिंग कर रहे थे, जहाँ पे वो सोच भी नहीं रहे थे कि वो क्या लिख रहे हैं, वो ऐसे का वैसा कॉपी कर रहे थे। सो डेफिनेटली आजकल जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हम उनके साथ कॉपी पेस्टिंग पे झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कहते हैं कि आपने जो पेस्ट करके लिखा है वो मुझे समझा दीजिए कि उसमें क्या है। सो अगेन टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, पर टीचर्स भी अडेप्ट कर रहे हैं, स्कूल्स भी अडेप्ट कर रहे हैं कि AI के साथ साथ हमें जब बच्चों को ट्रेन करना है, सो हमें AI के साथ झगड़ा नहीं करना है, हमें बच्चे के साथ अपने टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना है। और जैसे जैसे हम भी सीख रहे हैं, आई वुड से दैट, साथ साथ में कि हमें वो कैसे करना है। अब वही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि अब तो ये हो गया है कि बच्चे AI के थ्रू, मतलब सपोज चैप्टर है तो हम तो उसे पहले पढ़ते थे, फिर उसको समराइज करते थे, फिर उसको लिखते थे, लेकिन अब बच्चे तो AI को एक कमांड देते हैं, AI उन्हें समराइज करके दे देता है, वो उसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें तो फिर उनके माइंड का यूज तो बहुत लिमिटेड हो गया ना, तो इस चुनौती को कैसे हैंडल किया जाए? एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर में इस वक्त हम बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं इस बात पे। सो वी आर ट्राइंग टू फ्लिप द प्रोसेस। वी आर सेइंग आप जनरेट कर लीजिए, अब इसको क्रिटिक करेंगे। अब हम इसको क्रिटिक क्यों करेंगे कि जैसे हम कहते हैं हमने इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट बच्चे ने लिखना है, ऐसे लिखना था, तो इसका टॉपिक क्या है, बच्चे को सोचना तो पड़ेगा पढ़ने के लिए। इसका टॉपिक सेंटेंस कहाँ पर है, इसके सपोर्टिंग डिटेल्स कितने लिखे हैं इसके अंदर। सो जब बच्चे उस तरह से उसको इवैल्यूएट करते हैं, वो एक डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस है, विच इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल थिंकिंग प्रोसेस, बट प्रोसेस रिवर्स हो गया है, राइट। बट आई वुड डेफिनेटली से दैट स्कूल्स आर वर्किंग ऑन इट वेरी हार्ड, एंड स्कूल्स आर अवेयर कि ये हो रहा है। इनफैक्ट कॉलेज लेवल पर भी ये हो रहा है, और सभी एजुकेशन फ्रेटर्निटी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें कैसे ट्रेन करना है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया और जिज्ञासाओं को शांत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।